गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलो देखो, टाइम एंड टेंस लगभग अब समाप्ति हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। अब जो शिक्षण बच रहा है, हाँ वोकैबुलरी वही बोल रहा था। तुम लोग मन की बात पढ़ लेते हो, खास बात तो यही है इस बैच का। तो वोकैबुलरी को यहां से अब बढ़िया से चापेंगे, आगे बढ़ेंगे। और वोकैबुलरी जो है डी लेटर चल रहा था हम लोग का, जिसमें 50 वर्ड्स हमारे हो चुके थे। लगभग 50 हुआ था, 20 हुआ था। जल्दी बैठो जल्दी, सब सो के आता है। और कल 3 बजे आ जाना यहाँ पे, 3 से 5। हाँ, 3 to 5 क्लास चलेगा, जिसमें कंप्लीट देखो अब आएगा क्रक्स। यानी अब धीरे धीरे एक सीख रहे हो, दिमाग में फिट हो रहा है। अब एक ही बार में सब कुछ देखोगे कैसे जादू होता है। जादू कल है तो कल आ जाना। हाँ कल ही तो और क्या, डेली सुबह से क्लास होती है। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलो डी लेटर को आगे बढ़ाते हैं। पहला वर्ड है डायर। डायर का मतलब होता है भयानक। डायर का मतलब होता है भयानक हो, जो खतरनाक हो, उसे कहते हैं डायर। अब डायर से आपको कुछ याद आ रहा है? जनरल डायर। और जनरल डायर जैसे आपने सुना होगा कि एक घटना घटी थी जलियांवाला बाग। तो उस कहते हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी दौरान चारों एक ही साथ रास्ता था। बीच मतलब मेन गेट से आया, बिना कुछ पूछे, बिना किसी से पूछे, और सीधा फायरिंग का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से बहुत लोग मारे गए। अमृतसर में है ये जगह, और इसी का बदला लिया उधम सिंह ने, घुस के मारे घर में ना। तो डायर जब भी दिखेगा आपके दिमाग में आएगा जनरल डायर। और जनरल डायर कैसा था? भयानक था, बहुत ही खतरनाक था, डेंजरस था, उसे ही कहते हैं डायर। नेक्स्ट वर्ड है डिसअवॉल। डिसअवॉल का मतलब होता है मना करना। डिसअवॉल का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, यानी कोई भी चीज मना कर देना, रिजेक्ट कर देने को क्या कहते हैं? कहते हैं डिसअवॉल। यानी डिसअवॉल का मतलब हो जाएगा मना कर देना, कोई चीज डिनाई कर देना, किसी चीज को ठुकरा देना, उसे ही क्या कहते हैं? डिसअवॉल। कई बार पूछता है डिसअवॉव कर देता है, एल हटा देगा, एल हटा देगा, सिर्फ क्या लिखेगा? डिसअवॉव। अब जैसे आर्टिकल चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने उस टाइम बताया था कि जितने भी वॉवेल होते हैं वो होते हैं ए ई आई डी और यू। नहीं था, डी नहीं था, मना कर दिए ना। आओ देखो, डी इज अ वॉवेल, क्या है? तो मना कर दिया, तो डिसअवॉल का मतलब क्या हो जाएगा? मना कर देना, यानी डिनाई कर देना। डी इज नॉट अ वॉवेल, यानी डिसअवॉल है ये मना कर दिया। याद रहेगा ना? इसमें स्पेलिंग में भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डी इज अ वॉल, तो मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा, यानी सीधा साधा, भोला भाला। एक और बढ़िया शब्द आता है इसके लिए, गलीबल। गलीबल नहीं आता है, गुलीबल कहते हैं, यानी भोला भाला है, काफी आसानी से कोई चीज मान जाता है, कोई भोला भाला टाइप का है, विनोद टाइप का है ना। तो उसी टाइप, जैसे जो विनोद का जो कैरेक्टर है, वो उस कैरेक्टर को कह सकते हैं डोसाइल कैरेक्टर है, या फिर गलीबल कैरेक्टर है। तो ये दिखाता है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा, भोला भाला। डोसाइल में दिखा डोसा। डोसा खाने वाले कैसे होते हैं? सीधे साधे, भोले भाले, विनोद होते हैं। देख रहा है विनोद? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है सिद्धांत, यानी कोई डॉक्ट्रीन। डॉक्ट्रीन आपने पढ़ा होगा, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, इतिहास में नहीं पढ़े हो? लॉर्ड डलहौजी
हड़प की नीति। तो उसी चीज को देखो, है ना डॉक्ट्रिनल, तो यही है डॉक्ट्रीन, और वही चीज है डॉगमेटिक। यानी डॉगमेटिक का मतलब होता है सिद्धांत, एक ऐसा कोई लॉजिक, यानी जो किसी भी चीज को आप सिद्ध करने की क्षमता जिसके अंदर हो, वही चीज क्या बन जाता है, सिद्धांतिक। यानी सिद्धांत, उसे ही कहते हैं डॉगमेटिक। अब देखो, यहां पर है डॉग और यहां पर है माटी, यानी डॉग और माटी का बड़ा एक ऐसा रिश्ता है कि जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे डॉग वगैरह जो बैठता है कहीं पर, तो देखो पहले साफ कर देगा, झाड़ू पोछा मार देगा, उसके बाद बैठता है। तो ये क्या है, उसका एक सिद्धांत है। यानी डॉग का माटी के साथ एक सिद्धांत है कि जब भी बैठेगा साफ करके बैठेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका डॉडी। डॉडी का मतलब होता है भद्दा, यानी अनस्टाइलिश। अब स्टाइलिश के बहुत सारे शब्द आपको पता होगा, अगर आप चाहो तो आप बोलोगे तो अनस्टाइलिश कर दोगे नेगेटिव बनाने के लिए। आगे शब्द क्या आएगा, मोडिस। मोडिस का मतलब ही होता है स्टाइलिश, रैकिस का मतलब ही होता है स्टाइलिश, और वही क्या है डॉडी, उसका अपोजिट जो दिखाता है भद्दा के लिए, अनस्टाइलिश टाइप। जैसे कोई स्टाइलिश है तो उसका देखो एंटोनिम्स में लिखा है ना मोडिस। मोदी जी कैसे हैं, स्टाइलिश है, रेकलेस है। तो वैसे ही क्या है, इसी का अपोजिट जो भद्दा है उसे कहते हैं डॉडी। डॉडी का करो दादी से, कि अब दादी जो हम लोग जमाना हो गया, अब दादी जो थी वो स्टाइलिश थी, अनस्टाइलिश थी। तो अनस्टाइलिश देखो, हिंदी तो कभी पूछेगा नहीं एग्जाम में, हिंदी तो पूछने से रहा। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा तो अगर एंटोनिम्स पूछेगा स्टाइलिश देगा, अगर उसका जो सिनोनिम्स पूछा अनस्टाइलिश देगा। यानी भद्दा का मतलब ये मत समझना कि ऑकवर्ड कहना चाहता हूं, अनस्टाइलिश। जैसे कोई शुद्ध हिंदी है ही नहीं इसका, अब बताओ कोई शुद्ध हिंदी है तो? अनस्टाइलिश को स्टाइलिश का अनस्टाइलिश का शुद्ध हिंदी क्या होगा, कुछ है ही नहीं। सिंपल तो हिंदी है, हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी कोई शुद्ध मिल नहीं पा रहा है। तो यह चीज देखना है कि जो सिंपल मतलब साधारण होता है, साधारण से नहीं है, स्टाइलिश और अनस्टाइलिश का है, तो उसे ऑकवर्ड एक तरीके से कह सकते हो। तो दादी कैसी है, अनस्टाइलिश है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफी भद्दा है, तो अनस्टाइलिश से याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूप। ड्यूप का मतलब होता है धोखा, डिसीव, डिसीट, बीट्रे कराया था ना, बीट्रे हो गया धोखा देने, बहुत सारे आते हैं, स्विंडल आता है, परफिडी आता है, सब्टरफ्यूज आता है, धोखा देने। कोजेन आया था, कोजेन नहीं था, बेगल नहीं था, बेगल का मतलब धोखा देना, कोजेन मतलब धोखा देना, डिसीव, डिसीट, हुडविंक, और भी आगे धीरे धीरे आता चला जाएगा। यानी इनका मतलब होता है धोखा। अब ड्यूप को याद करने के लिए मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, अब कोई व्यक्ति आपसे मिला और कहा कि मैं 1 का 4 कर देता हूं, यानी 1000 दोगे तो 4000 बना के और 1 घंटे में दे दूंगा। अब यहां पर खर्चा चलाना मुश्किल है, वक्त पर वक्त बिताना मुश्किल है। अब किसी के मन में आया कि 4000 हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, मस्त एकदम रहेंगे यहां पटना में, मैकडी उकडी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मैकडी बर्गर पिज्जा उजा खाने, नहीं जानते हो मैकडी को, नहीं जानते, बहुत बढ़िया तैयारी। अब सुनो, अब 1000 रुपए का 4000 किसको पसंद नहीं आएगा, आएगा ना। अब दे दिए 1000 रुपए, नहीं कोई बात नहीं, 1000 दे दे 4 आ जाएगा। उसका कई दिन से फोन आ रहा है, फोन नहीं उठा रहे कि पैसा रहेगा तब तो देना पड़ेगा। अब वो 1 के 4 कराने के चक्कर में बोला कि यहीं पर खड़े रहना, यहां से हिलना मत, 1 घंटे में आके 4000 दे के आता हूं। अब वहां पर खड़ा खड़ा छोड़ दिया, 1 घंटा नहीं 4 घंटा निकल गया, आया नहीं। 1 का 4 नहीं, 1 घंटे का 4 घंटा हो गया। अब वहां धूप लग रही है, कोई बात नहीं, बोला हिलना मत यहां से। अब इसी चीज में जो क्या हुआ कि धूप में खड़ा कर दिया पूरा। अब खड़े खड़े परेशान हो गए, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाए और सोचा कि 1 का 4 इतना आसान होता तो हम काहे सरकारी नौकरी के पीछे लगे होते, 1 का 4 ही करवाते बढ़िया से। यानी थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ कि ये ड्यूप जो है, यानी इसने धूप में खड़ा करके क्या कर दिया, ड्यूप कर दिया, हमारे साथ धोखा कर दिया। तो ड्यूप, धूप में खड़ा करके ड्यूप कर दिया, धोखा दे दिया। नेक्स्ट वर्ड है डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, डेयरिंग का मतलब होता है बोल्ड, यानी काफी साहसी टाइप का है। करेजियस कह सकते हो, काफी करेजियस है, साहसी है, उसे कहते हैं डेयरिंग। देखो आप डेयर शब्द सुने होगे, डेयर मतलब साहस करना, नहीं बोलते हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो डेयर मतलब तुम्हारी साहस कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।
तो यही क्या दिखाता है, डेयर। और डेयर से ही शब्द देखो, शब्द क्या है, डेयर, है ना। अब डेयर में आईएनजी लगाना है, कैसे लगाओगे, अब ई को काटेंगे और शब्द क्या बन जाएगा, अब तो दिक्कत नहीं होता होगा आईएनजी लगाने में। तो डेयर से बना है डेयरिंग, यानी डेयरिंग, डेयरिंग मतलब क्या हो जाएगा, साहस। जैसे साउथ वाली जो मूवीज वगैरह ज्यादा है तो डेयरिंग बाज खिलाड़ी, डेयरिंग बाज खिलाड़ी 2, 3 नहीं आता है, यानी वो क्या है, साहसी को दिखाता है। तो डेयरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, साहसी, डेयर से बना है। देखो इससे एक और शब्द बनता है जिसको डेयर डेविल कहते हैं। अब इसमें भी लगा है डेयर, तो डेयर का मतलब होता है साहस, और डेविल तो डेयर डेविल है ये साहस। एक टीम हुआ करती थी, शायद अभी भी है कि नहीं मुझे याद नहीं है, दिल्ली डेयर डेविल। अब तो दिल्ली कैपिटल के नाम से हो गया ना, तो दिल्ली डेयर डेविल का नाम इसीलिए रखा गया था कि दिल्ली के अंदर जितने भी हैं, जितने भी मतलब वो दिखा रहे थे, एक पॉजिटिव लेवल का शब्द है जो दिखाता है कि ये थोड़ा सा साहसी टाइप के है। भले एक भी मैच जीते हो ना, लेकिन नाम लिखेंगे क्या कि बहुत साहसी हूं मैं। तो यानी डेयर से ही शब्द बना है। अब जो डरे ना वो कैसा होगा, साहसी होगा। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा याद कराने की जरूरत है आप सबको। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, डी कैम। डी कैम का मतलब होता है भाग जाना। डी कैम का मतलब होता है कहीं से रन अवे कर जाना, कहीं से 9 2 11 हो जाना, कहीं से किसी जगह से भाग जाना, और उसे ही कहते हैं डी कैम कर जाना। जैसे देखो डी, मैं बोला था ना कि डी कहीं भी लगेगा तो नेगेटिव टिंज देगा, उसका जो टोन है 90% नेगेटिव ही देगा। अब यहां पर है कैम, देखो कैम का मतलब होता है कहीं पर प्रवेश करना, कहीं पर जाना, लेकिन डी कैम कर दिया यानी वहां से भाग जाना, डी कैंप हो जाना। यानी देखो दो तरीके हैं याद कराने के। पहले है कि कहीं जैसे कैंप समझते हो ना, कैंप जैसे कैंपिंग वगैरह होते हैं, एनसीसी वाले करते हैं, कैंप में जाते हैं, तो डी कैंप कर गया यानी कैंप में इतनी ट्रेनिंग कराई गई कि डी कैंप हो गया, वहां से भाग गया। या फिर कैंप को काप से याद कर सकते हो कि कोई जैसे मान के चलो डांटने लगा, अब कोई गलती हो गई, वो कांप रहा है, तो सोचेगा ना कि जल्दी से यहां से भाग जाएं। तो डी कैंप का मतलब क्या होता है, भाग जाना, रन अवे कर देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डी फ्रॉड। डी फ्रॉड का मतलब होता है धोखा देना। यहां ध्यान देना, जैसे फ्रॉड शब्द से बना है ये, डे फ्रॉड। जैसे एक चीज होता है 420, 420 कहते हैं ना, 420 का मतलब समझते हो क्या है? देखो इसका इतिहास बताता हूं। हुआ क्या कि अमेरिका में, कैलिफोर्निया में एक जगह था, वहां पर कुछ ऐसे दोस्त हुआ करते थे जो कि कोई ऐसा गलत काम ही नहीं था जो उनसे बचा हुआ हो, चाहे नशा करना, गांजा पीना, शराब पीना, कुछ सप्लाई करना। यानी क्या हुआ कि वो लोग जब भी एक जगह मिलते थे तो उनके पीछे एक मकसद हुआ करता था, और वहीं पर उनका टाइम क्या था, 4:20। कॉलेज के लड़के थे, अब कॉलेज 2-3 बजे समाप्त हो जाता है, अब 4:20 पे वो लोग मिलते थे। कहते हैं कि धीरे धीरे नशा ऐसी चीज ही है, जैसे कोई गांजा पीने लगा तो अच्छा काम करेगा नहीं, वो शराब पीने लगा अच्छा काम नहीं कर सकता है। अब वहां से बहुत सारे लोग अब धोखाधड़ी करना शुरू कर दिए, उनमें से कॉलेज वाले लड़के ऐसे ही तेज होते हैं। अब वो लोग क्या करने लगे, किसी को चूना लगाने लगे, किसी से पैसा ऐंठने लगे। अब ये उस टाइम पे पड़ा, ये फेमस हो गया था जब इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, और उन लोग के ग्रुप का नाम था लॉन्च 420, वहां पे नाम ही था। तो ये इतना फेमस हुआ कि भारत के जो आईपीसी और सीआरपीसी सेक्शन में 420 को डाल दिया गया, और ये एक डेफिनेशन बना दिया गया कि यहां पर 420 का मतलब ही होगा चोरी करना, धोखा देना, कोई अपराध करना, इन सब के लिए। डिफ्रॉड वही है, फ्रॉड का मतलब पता ही है, सिर्फ फ्रॉड धोखा दे देना, तो डिफ्रॉड कर दिया। आप देखो डी का मतलब अच्छा होगा, हमेशा नेगेटिव होना है, तो डिफ्रॉड का मतलब क्या हो गया, धोखा देना, यानी फ्रॉड दे के क्या कर दिया, धोखा दे दिया, डिफ्रॉड कर दिया। आओ एक एक शब्द देखते हैं। डायर, भयानक, खतरनाक। डिजवल, डिजवल नहीं, मना कर दिया। डोसाइल, डॉगमेटिक, डॉडी, अनस्टाइलिश, ड्यूप, धूप में खड़ा, डेयर डेविल, डी कैंप और डी फ्रॉड, धोखा देना। क्लियर है? एक भी शब्द कोई बचा है? अब जब भी एग्जाम में देखो सब अपने आप याद आते चले जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब आगे आते अपने टाइम एंड टेंस की तरफ। और हमारा पास्ट कल समाप्ति हो गया था, पास्ट समाप्त, अलविदा कर दिए थे। अब देखो फ्यूचर को।
फ्यूचर टेंस। देखो फ्यूचर टेंस क्या कहता है कि मैं आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस नाम का कोई चीज ही नहीं है इंग्लिश में। फ्यूचर नाम में कोई टेंस होता ही नहीं है। इसको कंपनसेट करते हैं, और कंपनसेट करने का तरीका समझो। यहां पे फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब, है ना। फ्यूचर यानी टेंस का मतलब वर्ब है, और हमने जितना भी वर्ब पढ़ा कहीं पर हमें फ्यूचर नाम का कोई वर्ब मिला ही नहीं, तो इसको कंपनसेट किया गया। अब मैं अगर कहूं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बताओ कौन सा टेंस? कोई पता नहीं। अब सिंपल प्रेजेंट है। मैं कह दिया कि यहां सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बताओ दोनों एक जैसा है कि नहीं? क्या इसका नाम अगर मैंने कहा सिंपल प्रेजेंट तो ये पास्ट टेंस, दोनों एक है। अब क्या करना, अब ग्रामेरियन ने क्या किया कि यहां पर लिया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ लगा दिया विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ इससे अलग हुआ कि नहीं है? अब अलग हो गया। तो है चीज सेम। ये देखो V1 आया है, V1 का मतलब होता है प्रेजेंट, तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए फ्यूचर नाम का टेंस होता नहीं है। इसको हम बनाते हैं, और बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? विल और सेल का। तो विल और सेल की मदद से हम इसका निर्माण करते हैं। अब आओ देखते हैं एक एक स्ट्रक्चर को। मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। अब देखो ये क्या है? मॉडल्स। और मॉडल्स की एक मजबूरी है कि अपने साथ V1 लेगा। अब V1 के बाद ऑब्जेक्ट लगा लिया। अब ये पूरा तैयार क्या हो गया? यानी ये क्या है? तो फ्यूचर। ये है प्रेजेंट का, इसके लिए आया है तो सिंपल फ्यूचर कहोगे ना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर विल का यूज और सेल का यूज थोड़ा बता दीजिए कि विल का यूज कहां करते हैं और सेल का यूज कहां करते हैं। देखो जहां चाहे वहां कर सकते हो। पूरा का पूरा यूज जो होगा वो पर्सन के अकॉर्डिंग होगा, और पर्सन होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर फर्स्ट है तो हो सकता है एक हो सकता है एक से ज्यादा हो। अगर एक होगा तो आई, एक से ज्यादा होगा तो वी। सेकेंड पर्सन क्या होगा? सिंगुलर प्लूरल में हमेशा यू। अब यहां पर ये जो क्या कहता है कि एक ही हो सकता है, सी होगा या दे होगा, यही होगा ना। अब यहां से आप देखो कि इसके अलावा कोई पर्सन नहीं होता। अब इसमें बहुत सारे आ जाए, किसी का नाम भी हो जाएगा। मैं आपको जब पर्सन पढ़ाया था उसी टाइम बता दिया था कि आई वी यू को छोड़कर दुनिया के सारे पर्सन थर्ड पर्सन। ये पेन कौन सा पर्सन? ये माइक, बोर्ड, सब के सब थर्ड पर्सन है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें रूल क्या कहता है कि देखो सबसे ज्यादा विवाद इसी के साथ हुआ है। सबसे ज्यादा देखोगे तो विवाद, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा टेंस है, मतलब ये ऐसा पर्सन है जो हमेशा विवाद में घिरा रहता है। प्रूफ किया था ना, एक बार फिर से देख लो, जो बच्चे नहीं देखे हैं उनको मैं प्रूफ कर देता हूं। मान के चलो कि मैं लिखा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन हो सकता है कि एक हो, जैसे बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे अगर इस प्रेजेंट सिनेरियो को हम अगर कंसीडर करें तो मैं कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अकेला हो कि नहीं? है ना। लेकिन आप सभी एक से ज्यादा हो। अब आप सबको मैं बना दूं कि आप सब बोलो, तो आप फर्स्ट पर्सन हो गए, मैं अकेला हो गया तो मैं सेकंड पर्सन हो गया। अब आप एक से ज्यादा हो गए, मैं अकेला हो गया। तो फर्स्ट पर्सन हो सकता है कि एक हो, और हो सकता है एक से ज्यादा, एक हो या एक से ज्यादा हो। अब अंग्रेजी कहता है कि मैं इसको पहचानता ही नहीं, मैं इसको जानता ही नहीं हूं। मैं जानता हूं अगर लिखना है एक तो इसे कहो सिंगुलर, एक है तो सिंगुलर कहो। मैंने कहा ये क्या है तो अंग्रेजी बोला मैं नहीं जानता, इसको कह दो प्लूरल। यानी एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। अगर सिंगुलर हो तो कहते हैं आई, और प्लूरल हो तो कहते हैं वी। इतना तो पता चल गया। दूसरा क्या है कि ऐसे ही सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या कहता है कि सेम हो सकता है, जैसे अभी मैं बोला कि आप सब बताओ कि सुनने वाले हो, मैं बोल रहा हूं, एक हो कि एक से ज्यादा हो, और किसी एक को खड़ा करा के बात करने लगा, मैं बोला वो बस सुन रहा है, अकेला है। तो यह भी हो सकता है कि एक हो, और हो सकता है एक से ज्यादा हो। अब एक को काट के सिंगुलर लिखा तो नाराज होगे क्या? नहीं होना। और एक से ज्यादा है उसे काट के प्लूरल लिख दिया तो नाराज होगे? नहीं होंगे।
अब सिंगुलर हो तो उसे कहते हैं यू, और प्लूरल हो तो उसे कहते हैं यू ही कहते हैं। अब यहां से एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आई कि यहां तक तो थियरी ग्रामेरियन ने सही दे दिया, चलो ठीक है, ऐसा उन्होंने कह दिया कि हां मान लिया। लेकिन जब आगे पढ़ोगे और सब्जेक्ट का वर्ब के साथ 1000 रुपए का स्टाम्प पे एग्रीमेंट कराओगे, तो वहां पर लिखोगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ध्यान से देखो, अब यहां पर एक यू ये है, एक यू ये है, अब 2 यू है। मैं मार्क करके यूज कर रहा हूं इसको, देखो कौन सा वाला, सिंगुलर वाला यू लिया, यू ले लिया ना। अब देखो सिंगुलर वाला यू लिख भी देता हूं कि देखो ये सिंगुलर है। अब बताओ मैं इसके साथ हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? हैज लगेगा। तो आपने कहा कि सर हैज को काट दीजिए और यहां पर लिख दीजिए हैव को, जो कि प्लूरल होता है। बताओ यू सब्जेक्ट है कि नहीं, बताओ हैव वर्ब है कि नहीं। अब जरा गौर फरमाना, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल, गलत हुआ कि नहीं। अब इसको नहीं, इसके अलावा और भी ले लेते हैं। मैंने कहा कि यहां पर सब्जेक्ट को लिया सिंगुलर और इसको लिया प्लूरल। अब मैं इसकी जगह पर कुछ और ले लेता हूं। मैं कहूं कि वॉज लूं या वर लूं, तो वॉज बोलोगे कि वर बोलोगे? यानी वर्ब को राइट कर रहे हो, इसका मतलब प्लूरल है। वर्ब क्या है? प्लूरल। अब देखो मैंने कहा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल है यहां पे। आप एक बात बताओ, मैं दुनिया के जितने सारे वर्ब हैं, मैं कोई भी अगर वर्ब यहां पर लूंगा सिंगुलर और प्लूरल में से, जैसे मैंने कहा इज लूं कि आर लूं, इट लूं कि इट्स लूं, इसका मतलब है कि जितना वर्ब आएगा यहां पर हर हाल में प्लूरल आएगा कि नहीं। तो इसको काटने की वजह, इसको चेंज करने की वजह, मैं इसी को चेंज कर दूं कि यही प्लूरल होता है। अब देखो सिद्धांत, मैंने कहा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब। अब देखो पहला वाला लिखता हूं, मैंने कहा हैज लिखूं कि हैव लिखूं, तो हैव को सही किए, और हैव क्या है? प्लूरल, ये है वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब। अब देखो सही हो गया। अब इसके पहले वाले को देख लेते हैं। मैंने लिखा आई और वी, देखो उसमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि सिंगुलर वाला कौन प्लूरल वाला कौन, लेकिन इसको मैंने आई लिखा तो प्लूरल वाला है, सिंगुलर वाला ही है। अब बताओ आई के साथ हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? हैज लगेगा। अब बताओ कि आई सिंगुलर वाला था कि नहीं? सिंगुलर वाला था ना। यहां पर हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब, यहां भी गलत हुआ कि नहीं हुआ ना, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। तो इसीलिए अब यहां पर बताओ ईट लगाऊं कि इट्स लगाऊं? इट्स, इट। गो की गोज? गो। यानी यहां पर कोई भी वर्ब लगाओगे, जो भी वर्ब लगाओगे वो प्लूरल होगा, सिवाय एक वर्ब के छोड़ के, जिसका नाम है वॉज और वर। यानी वॉज वर को देखोगे तो ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। तो अब यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या आता है? वर नहीं आता, वॉज आता है। इसका मतलब कि मैं ये कहूं कि चाहे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर वाला हो, चाहे सेकेंड पर्सन का सिंगुलर वाला हो, सिंगुलर को मानना ही नहीं है, हर हाल में क्या मानना है? कि प्लूरल होता है। लेकिन यहां देखो कि इसमें कोई टेंशन हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहां पर टेंशन हो गया। इसीलिए सबसे ज्यादा विवादित होता है कौन? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जितने हैं सबके साथ विल चाप दो। समझ में आया ना? यानी इनके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। अब ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका हो गया। पहले आप देखोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन निकालोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे पहले के लिखे गए हैं सब कुछ। तो उसमें आप देखोगे खास करके इसके बारे में कि आई और वी का जहां भी यूज होगा तो वहां पर शैल लगाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि तरीका बदल गया। तरीका बदलने का मतलब यह है कि यहां पर अगर चाहो, अब मन में सवाल तो आया कि क्या सर हम आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हम इसके साथ शैल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं।
लेकिन इसके लग जाने से जिस जिस भी चीज को आप बोल रहे हो उस पर यह जान डालने का काम करता है। जैसे मैंने कहा, जैसे कोई भी है बोल रहा है कि पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, घर वालों ने बोल दिया कि नहीं जाना है। अब या तो मान जाएगा कि ना नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, तो एक है कि मान गया, अब दूसरा ना माने तो, अब ना माने मैं जाऊंगा, रोक के दिखाओ। यानी वो ये कहना चाहता है, जैसे उसने कहा कि आई सेल गो टू पटना, तो ये कहना मैं पटना जाऊंगा, उसके मतलब दबाव में कोई नहीं है, लेकिन कहना यह कि मैं पटना जाऊंगा ही जाऊंगा। किसी की शादी पड़ गई, अब शादी में जाना है, अब घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं, घर वाले जाने ना, तुम कहां जाओगे, नहीं जाना है तुमको, बोला मैं जाऊंगा, रोक के दिखा दो। तो जब आप बोल रहे हो ना किसी भी चीज पर जोर लगा रहे हो कि नहीं मैं जाऊंगा, दम है तो रोक के दिखाओ, तो यहां पर ये क्या करता है ना कि उसको पावरफुल बना देता है। तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सेंस याद रखना कि सेंस इसका क्या होगा, पावरफुलनेस। क्लियर है? जैसे देखो क्वेश्चन कुछ दिखाता हूं, देखो यहां कह रहा है कि आई सेल गो टू पटना और आई सेल वेंट टू पटना। आई विल गो टू पटना, आई विल वेंट टू पटना। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि आई के साथ सेल लगता है, सेल लगता है, विल लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा, अर्थ कुछ दूसरा हो जाएगा। यानी पहला यह कहना है कि आई के साथ विल सही है, विल सही है, सेल सही है, सेल सही है, लेकिन ये सभी के सभी क्या होते हैं, मॉडल्स, और मॉडल्स अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है। अब बताओ गो V1 की वेंट V1, तो वेंट नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन ए और सी सही होगी। कोई डाउट किसी को? यानी हमेशा किसी के साथ भी किसी का इस्तेमाल कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, देखो अब देखो यहां पर है कि आई सेल बी ऑबलाइज टू मोहन, आई विल बी ऑबलाइज टू मोहन, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क, आई सेल बी एबल टू डू दिस वर्क। ए में कितने लोग हैं, और बी में, सी में और डी में? बहुत लोगों को तो हवा नहीं लग रहा है। सर पूछा एक बार फिर से, सी में कितने हैं और ए में? ए में नहीं है, और बी में और डी में? और कितने लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है। अब लड़का सोच रहा है कि ऑबलाइज नहीं होगा, है ना, ऑबलाइज नहीं लगेगा क्योंकि विल अपने साथ V1 लेता है, तो यहां पर ऑबलाइज्ड नहीं होगा, तो ये क्या है, बी नहीं लगा है। अब रूल सुनो ध्यान से, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, शब्द क्या है, बी ऑबलाइज्ड, क्योंकि हमेशा बी लगा होगा। मॉडल्स अगर लगा रहा है तो V1 चाहिए ही चाहिए, सेंटेंस गलत है, चाहे वो V1 बी के रूप में आए, चाहे वो हैव के रूप में आए, लेकिन आएगा जरूर। तो यहां पर बी ऑबलाइज्ड, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, बी एट अ लॉस, बी एबल, बी अनेबल, ऐसे कुछ शब्द हैं, नोट करो इसे। कौन सा? किसी भी चीज पर जोर का सेंस देता है, जोर लगाने का, ये फिक्स है। जैसे बी फोर्स्ड बलपूर्वक, कंपेल्ड विवश करना किसी को, एट अ लॉस, या एट अ लॉस मतलब चकित कर देना, एबल मतलब योग्य, अनएबल मतलब अनयोग्य, जो अयोग्य ना हो, ग्रेटफुल, ऑबलाइज्ड, ये ऐसे शब्द हैं। हां बहुत जगह यूज करेंगे, पैराग्राफ में आएगा ये। अब देखो ये टिपिकल कॉमन एरर है एग्जाम में, देखोगे आप एग्जाम में ये आपको मिलेगा। अभी पहले नोट तो करो, अभी देखो बताता हूं क्या इसका रूल है। नोट हो गया सभी का? जल्दी जल्दी पेन चलाओ, बहुत लोग हैं अभी, सब सेल्फिश हो गया है। मेरा हो गया मतलब ठीक है, अपना पल्ला झाड़ लिए, बाकी लोग का चलिए हो गया सभी का। अब देखो ये जितने शब्द अगर तुम्हें कभी दिख जाए अपनी आंखों से, तो याद रखना कि मैंने जो सबसे पहले रूल बताया कि आई और वी, इनके साथ क्या आता है, सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये ना रहे तो विल लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे इसकी एंट्री हो गई, जैसे ये शब्द की एंट्री आ गई इसमें, तो फिर विल को मिटना पड़ेगा।
भूल जाओ, विल को भूल जाओ, क्योंकि आ गया है कोई और। यानी ये जितने सारे शब्द हैं, अगर ये स्वतंत्र मतलब ये लगे ना हो, बाहर है उससे, तो बाहर है तो फिर विल को भी मौका है, सेल को भी मौका है। लेकिन जैसे ये शब्द आ गए तो फिर विल नहीं आया, किसके साथ? आई और वी के साथ। आओ क्वेश्चन देखो, यहां पर है कि आई शैल बी ऑब्लाइज टू मोहन। अब देखो ऑब्लाइज टू है, तो ऑब्लाइज टू है तो आई के साथ विल नहीं आएगा, शैल आएगा। सबसे ज्यादा हाथ उठा था सी में, उठा था ना। आई विल बी एबल टू, एबल हो, अनेबल हो, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आई के साथ विल नहीं आएगा। आप समझ में आया? 80% बच्चों ने हाथ उठाया था और मुझे लगा ये एबल को देख के हाथ उठा रहा था। यहां पर एबल का यूज दूसरा है, और जो सोच रहे थे कि V1 चाहिए तो V1 बी है, बी लगा हुआ है V1। यहां पर रूल कहता है कि ऑब्लाइज्ड हो, एबल हो, कंपेल्ड हो, फोर्स हो, यानी किसी पर जबरदस्ती की बात आ जाए, विवश कर देना, दबाव डालना, उसे योग्य बनाना, अनयोग्य बना देना, ऐसे शब्दों के साथ आई और वी के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? शैल का इस्तेमाल। अब देखो एग्जाम में पूछेगा, अब इसके पहले पता नहीं था, तभी तो 80% हाथ उठा है, तुरंत अलर्ट हो जाते। अब तक तो यही दुनिया में घूम रहे थे कि आई और वी के साथ कुछ भी लगाओ, सभी के साथ विल लगाओ, शैल लगाओ। पहली बार सुने कि नहीं? ये टिपिकली सीजीएल का फेवरेट टॉपिक है, ये क्वेश्चन पूछता है इसमें। पूछो पूछो है। स्पीकिंग में देखो, इससे स्पोकन कहां होता है? अगर बोल रहे हो स्पोकन में तो बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं, लोग गलत बोल देते हैं। मैं देखो किसी वो नहीं बोल रहा हूं, मैं एक दिन देख रहा था, एक लड़का सीडीएस क्वालिफाई करके आया था, रैंक अच्छा खासा। उसने बोला माई सेल्फ दिस, बोला था ना, माई सेल्फ नेवर बी यूज एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बताया भी, पढ़ाया भी। मुझे एक बच्चे ने कोई क्लिप काट के भेजा था कि सर, वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि वो समझ गया कि सर मान के चलो सीडीएस का है, कोई रैंक कितना है, पोस्टेड है। तो क्या होता है ना कि जब आदमी को जब देखते हैं कि आदमी एक लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो उसके द्वारा बताए गए हर शब्दों को ऐसा लगता है कि सही ही है, सही ही है, लेकिन जरूरी नहीं है। स्पोकन एक अलग चीज है, उसमें थोड़ा गलती, जैसे इट्स मी बोलते हैं, इट्स मी नहीं होता है, इट अपने साथ हमेशा सब्जेक्ट लेता है, तो इट इज मी नहीं, इट इज आई। समझ में आया? यू आर बेटर देन मी बोलते हैं, नहीं होता है, यू आर बेटर देन आई होता है। तो ये स्पोकन है। आप अगर चले जाओ एयर फोर्स में, तो एयर फोर्स की जो इंग्लिश होती है वो प्योर ग्रामर होता है। मैं बात किया हूं ऑफिसर्स लोग से, वो ऐसी बातें करते हैं ना जैसे आप ग्रामर, जो एक्चुअली देखो उसका रीजन बताता हूं। जितने बच्चे एयर फोर्स में नौकरी करते हैं, उनको जैसे उनकी नौकरी लगती है वैसे उनको अंग्रेजी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। एयर फोर्स का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है एक तरीके से। हालांकि ये चीज दिखाया नहीं गया है, लेकिन वहां पर अंग्रेजी ही सबसे। आप किसी का इंटरव्यू सुनना, एयरफोर्स ऑफिसर कोई होगा, या फिर एक छोटा मोटा, कोई भी छोटा मोटा तो है, होता ही नहीं है, मतलब छोटा का मतलब है कि सबसे जहां से स्टार्ट हो रहा है, जैसे एयरमैन से शुरू हो गया, तो एयरमैन से बात करोगे तो वो भी अंग्रेजी में बात करेगा। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो कि पोस्टेड हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑपरेटर पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। जैसे जब आप एयरफोर्स में नौकरी करते हो, जब आपकी नौकरी लगे, सीधा बैठो ना, एक कल से एक बेड लगवा देता हूं यहां पे, है ना, बेड वेड लगा देते हैं यहीं से, और यहीं पे खाना वाना व्यवस्था नहीं होता है कि 2 लोग को रख देंगे, आप ही लोग में 2 लोग कोई संभाले ना, एक साइड से ये पंखा वगैरह है ना, बढ़िया रहेगा। जितना इसको स्पाइनल कोड को जितना सीधा करोगे, बुद्धि उतना तेज चलेगा, और जितना झुकाओगे बुद्धि उतना कम चलेगा। तो वहां पर क्या होता है कि 4 साल तक लड़के मेंटेनर का काम करते। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठा था जब अग्निपथ योजना को लागू किया गया। 4 साल की जब ट्रेनिंग की बात हुई, 4 साल की नौकरी की बात हुई, तो यह तो तय हो गया कि कभी कोई ऑपरेटर अपने जीवन में बन ही नहीं पाएगा। मेंटेनर में और ऑपरेटर में फर्क होता है। मेंटेनर का मतलब होता है कि अभी सीख रहा है, जैसे रोड बन रहा है तो रोड में चिप्पी साटने के काम को मेंटेन कहेंगे, लेकिन ऑपरेट का मतलब होता है उसको नए तरीके से बना के दिखाना। तो ऑपरेटर में, मेंटेनर में ये फर्क होता है। लेकिन ये सब जो चीजें होती हैं इसी के लिए सिखाया जाता है इंग्लिश। तो जब आप इंग्लिश बोलते हो तो वहां पर छोटी मोटी गलतियों को देखा नहीं जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अब ये तो मतलब नहीं है
कि कोई ऐसे जगह पर बैठ के आप बोल रहे हो, जैसे हमारे आप देखोगे जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, जैसे जो हमारे विदेश मंत्री जिसके पास है, या फिर हमारे एम्बेसडर लोग हैं, उनकी इंग्लिश को एक बार देखना, नोट करना, और देखना आपको समझ में आएगा कि हाँ इनका जो बोलने का तरीका, या फिर जो नॉर्मल ये जो अमेरिका वाले हैं उनकी इंग्लिश सीखना, देखना आपको समझ में आ जाएगा फर्क क्या है। तो बोलने के टर्म में चल जाता है, बोलने के टर्म इतना यूज कर लेते हैं। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अब यहां से जो है सिंपल जो फ्यूचर है वो एक इसेंस क्या दे देता है कि सब्जेक्ट के बाद विल है या सेल है। अब विल सेल में कोई दिक्कत, अब आगे बढ़ जाओ, विल सेल है तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका 6 आपको नेगेटिव बनाना आना चाहिए, तो आप लिख दो सब्जेक्ट, विल लिखो, सेल लिखो, प्लस नॉट कर दो, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखना, आप सिंगल स्ट्रक्चर में आज तक पढ़े हो कि नहीं, लेकिन ये सिंगल स्ट्रक्चर में नहीं होता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट लेगा, यानी सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा ही होगा। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू, इफ यू गो देयर यू विल मीट हिम। अगर तुम वहां जाते हो तो तुम उससे मिलोगे, अगर तुम यहां आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो ये इनका यूज किसमें होता है, पेयर बनता है इसी के साथ, जो कि हम कंडीशनल की बात जो करते हैं, अगर आते हो तो ऐसा होगा, जाते हो तो ऐसा होगा, ये यही से पेयर निकला हुआ है। अब आपको क्या बनाना है, अब असर्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो विल लगाओ, सेल लगाओ, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां भी लगा दो डॉट डॉट, यानी यही आ जाएगा। मैंने कहा इसका नेगेटिव बनाना है तो विल, सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब WH लगाना है, लगा दो इसके साथ WH। WH क्लियर। ये कंप्लीट हो गया आपका सिंपल फ्यूचर। ज्यादा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है इससे, जिसने कंडीशनल बता दिया लिख सकते हो। क्या चीज, नॉट है ना, मतलब तो नॉट ही तो है, नो नहीं है। अच्छा, विल प्लस नॉट एक शॉर्ट फॉर्म है, तो कैसे कर सकते हैं उसको, लेकिन ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा अजीब लगता है बोलने में, वांट कहना पड़ता है। हां, अलग दिखता है आपको। जैसे देखो, जब ये खत्म कर दूंगा ना तो पूरा एक शॉर्ट फॉर्म का पढ़ाऊंगा, कि जैसे किसी भी चीज में जब नॉट लगाते हो तो शॉर्ट एब्रिविएशन कहा जाता है इसे। अभी तो क्लास शुरू कहां हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी क्लास शुरू हुआ है, भी देखते चले जाओ। बड़े फजले इलाही के साथ आया हूं मैं इस जहां पे, अंग्रेजी का डर अंग्रेजी से मिटा दूंगा। नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं, लगा लो सब, ये सिखाना पड़ेगा ये सब। ये देखो, मैं तो बस ऐसे चाप रहा हूं इसको, अब इसमें आपको मास्टर बना चुका हूं। अब कोई टिकेगा तुम लोग के सामने, तुम लोग सिर्फ मेरे काम के रहोगे, याद रखना, मेरे काम के ही रहोगे। एक एक चीज को प्रूफ करना, एक एक चीज को समझाना, ये चीज होता है। एक बार ऐसे ही एक चर्चा हो गई थी, हुआ क्या कि जैसे रोहन को काट के ही लिखते हैं ना, उस पर यह हो गया था कि ही क्यों आया, रोहन की जगह पर ही आया कैसे, इसको साइंटिफिकली प्रूफ करिए। और इस पर बात जो है विवाद में बदल गई कि अगर प्रूफ कर दिए तो 1 लाख का चेक तुम्हारे सामने है। मतलब ये प्रूफ करने तक की बात आ गई, नहीं तो 1 लाख दो तुम। 1 लाख का चेक का मतलब यह है कि 1 लाख या तो तुम लोगे, नहीं तो मुझे देना पड़ेगा। तो 1 लाख जो प्रूफ करने की बात आई, और पीए सर पीछे रह जाएंगे। प्रूफ किया तो उसके बाद बोला कि आप पढ़ाते कहां हैं, तो खान सर ऑफिशियल का नाम बताया। अब फिर वो बच्चा एडमिशन लिए, बच्चा नहीं तो टीचर ही थे वो, ऐसे ऐसे लोग मिलते रहते हैं।
तो मिलेगा नहीं। बताना ही बेकार है। अब देखो, मैंने कहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब लड़का तूफान नहीं मचाएगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है V4, फ्यूचर का मतलब होता है विल सेल प्लस V1। अब इसकी मजबूरी है, इसके पहले सब्जेक्ट लगाओ, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये रफली लिख दिया मैं। अब पूरा अगर बढ़िया से तैयार करना है तो आप कैसे तैयार करोगे कि सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के बाद विल लगाओ, सेल लगाओ, और उसके बाद यहां पर दिया है V1। तो अब V1 जो है, देखो एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, पता है ना कि V4 जो होता है तो V4 अपने साथ क्या लेगा, इज एम आर वॉज वर लेता है। और ये इज एम आर वॉज वर जितने होते हैं इसको बीइंग वर्ब कहते हैं ना, कि बीइंग वर्ब होने के इसीलिए V4 अपने साथ बी लेता है। यहां पर हैव आ जाएगा लेकिन आगे V3 हो तो। अब देखो यहां पर है V1, तो V1 को क्या लिख दिया, बी, उसके बाद लिख दिया V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तैयार हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब रटना नहीं है, याद नहीं करना है। जैसे मान के चलो कोई पूछ भी दिया कि बताइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, तो पहले थे याद करते थे सब्जेक्ट के बाद ये, तो फिर ये कंफ्यूज। लेकिन अब क्या है ना कि आप उसको याद नहीं करोगे, आप सोचोगे दिमाग में कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पूछ रहे हो ना, तो फ्यूचर का मतलब है विल सेल। अब विल सेल लेगा B1, अब V1 है तो V1 चाहिए, आगे कॉन्टिन्यूअस है तो B प्लस V4 हो गया, स्ट्रक्चर तैयार। तो यह दिखाता है कि आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, यानी देख के उसको लिखने की कोशिश कर रहे हो। तो इसके भी 6 बनाने आने चाहिए। 6 बना लोगे ना, इसको निपटा या समाप्त कर देता हूं क्योंकि कल से कुछ और कराना होगा। अब देखो इन सब के साथ याद रखना, जितना भी फ्यूचर करा रहा हूं इन सभी के साथ एक और क्लाउज जुड़ेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट का क्लाउज हमेशा रहेगा। अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है इस पर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, देखो जितना ईमानदारी से पढ़े हो, इस ईमानदारी का फल तब आएगा जितनी ईमानदारी से इस पर प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस में कमी नहीं छोड़ूंगा इसमें। अब देखो मैंने कहा कि यहां पर लिखना है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, विल और होता है ना। अब यहां पर विल सेल की मजबूरी है, V1 चाहिए। अगर यहां V4 होता तो B देते, लेकिन V3 है तो क्या देंगे, V1 यानी V1 चाहिए ना, तो V3 से पहले क्या लगता है, वर्ब टू हैव, और वर्ब टू हैव के लिए क्या होता है, हैव प्लस V3, बाद में ऑब्जेक्ट, इसके पहले सब्जेक्ट। अब देखो, अब इसमें याद करने कुछ बोल रहा हूं, चीजों को लिखते चलो, समझते चलो। अब इन सबके साथ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का पेयर बनेगा। हो गया ना। अब देखो लास्ट है, खत्म ही कर देते हैं। मैंने लिखा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बताओ, एक एक को बनाता हूं। यहां पर है कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, परफेक्ट का मतलब क्या है, फ्यूचर का मतलब क्या है, विल या फिर शैल। अब यहां V3 है तो इसके पहले क्या आएगा, तो इसके पहले V1 के लिए आ जाएगा हैव, क्योंकि V3 है तो यहां पर क्या लगा दोगे, हैव लगाओगे। अब V3 और V4 नहीं आएंगे तो V4 से पहले क्या आता है, वर्ब टू बी आता है ना, लेकिन B अगर लिखेंगे तो ये V1 हो जाएगा। लिखना क्या है, V3, तो बीन बना के लिखेंगे तो बीन का मतलब क्या है, V3, तो इसीलिए इसको मिटाएंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे बीन और प्लस V4, बाद में ऑब्जेक्ट और पहले लगा दिए सब्जेक्ट। अब इसके बाद लगाते रहो। अब लग जाएगा सिंस या फिर फॉर, टाइम दे दो।
कंप्लीट हो गया, फ्रॉम भी लगता है, हाँ, तब से ले करूंगा, अब से लेके तब तक, फॉर्म जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो आ जाएगा उसमें। हो गया, अब इसके भी 6 बना लोगे। अब ध्यान दो, कंप्लीट है यहां तक। अब इन सब से, अब एक बार कहीं स्ट्रक्चर कोई सपने में भी बोलेगा कि सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट नींद में हो, प्रेजेंट सोचोगे पास्ट। अब आपको रूल नहीं याद आ रहा है, सेंस याद आ रहा है कि V2 का मतलब पास्ट होता है, पास्ट के लिए यूज होगा। चलो बहुत दिन से बाकी था, चलो देखो, मान के चलो अब थोड़ा सा मैं स्पोकन को आपको बढ़ाऊंगा। जैसे क्या है कि तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो, वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेते हो। माना करो, यहां बुरा मत माना करो। मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। अब ये सारे सब कैसे बनाओगे? बनाओ। अब पढ़ा तो दिया, पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया, टेंस पढ़ा दिया, बना लोगे। अब इसमें मैंने क्या कहा कि कहते हैं कि इंग्लिश विल ओनली बी इंप्रूव्ड व्हेन यू हैव गुड कमांड प्राइमरली विद द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, मींस ग्रामर। यानी आपके पास अगर स्ट्रक्चर है, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसेंस एंड व्हाट इज द सेंस ऑफ द सेंटेंस, and after that you have a lot of information about vocabulary that is considered into fact। अगर फैक्ट पता है तो उसे vocabulary कहेंगे, उसको जोड़ोगे। and after that you have a lot of practice over all these things, vocabulary plus structure, then you are able to speak in English very well। ये चीजें निकल के आती हैं कि आप स्ट्रक्चर सीखो, vocabulary जो कि फैक्ट है वो सीखो। अब उसके बाद आपको सुनना पड़ेगा, अंग्रेजी को सुनना बेहतर करो। यानी चीजों को, जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं। एक लड़के को बताया था कि तुम अंग्रेजी अगर बोलना चाहते हो तो थोड़ा सा इंग्लिश की चीजों को सुना करो या फिर मूवीज वगैरह देखा करो, और पढ़ाई छोड़कर दिन भर मूवी देखता रहता था। अब उस आया कि अंग्रेजी थोड़ा सीख गया लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, पापा बहुत मारे हैं। अब मैं बोला कि क्यों रिजल्ट नहीं हुआ? तो बोला कि अंग्रेजी तो सर देख रहा था, मूवी देख रहा था, हर एक मूवी याद है, लेकिन जो एग्जाम में सिर्फ अंग्रेजी नहीं पूछा, कुछ और पूछ दिया। तो जब कुछ और पूछेगा तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप एक एटीट्यूड डेवलप करो कि कैसे मुझे अंग्रेजी का एक माहौल चाहिए। माहौल कहीं मिलता नहीं है, खुद से डेवलप करो। यानी जब भी आप ये सोच रहे हो कि मुझे अंग्रेजी सीखना है तो खुद से चीजें निकालो। एक बेहतरीन तरीका है, आप राइटिंग कर सकते हो डेली। जितने, अगर जो लोग मान के चलो बीपीएससी और यूपीएससी जैसा एग्जाम देना चाहते हैं, जिनको देना है डिस्क्रिप्टिव, तो उसमें करना ही करना है, उसकी प्रैक्टिस यहीं से शुरू हो जाती है। मैं आपको डिस्क्रिप्टिव भी सिखाऊंगा, कैसे स्टोरी राइटिंग करते हैं, कैसे बनाते हैं, यहां से लेके यहां तक कोई सेंटेंस लिखा है उसको 5 सेकंड के अंदर कैसे समझ के उसका फ्रेम कर दें, स्ट्रक्चर कर दे, कंजंक्शन का यूज, प्रीपोजिशन का यूज। चलो एक एक को देखते हैं। पहले ये देखो कि इसमें हर जगह आपको ना, देखो कभी भी सेंटेंस पढ़ना तो सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको एक कॉमन चीज मिलेगा। जैसे देखो यहां छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है। अब ऐसे शब्द जब होते हैं उसको कहते हैं ओवर स्मॉल थिंग्स। अब ओवर मतलब ऊपर, स्मॉल मतलब छोटी, थिंग्स का मतलब कोई चीज है। बात तो क्या है? बात कोई लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए थिंग्स आता है, तो ओवर स्मॉल थिंग्स। अब देखो पहला है कि तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो, ध्यान से सुनना। तो गुस्सा हो जाना। अब यहां पर है कि यू गेट, अब होना, तो यू गेट एंग्री। अब ओवर स्मॉल थिंग्स। अब देखो यहां तक तो ये फिक्स है, आपको क्या देखना है? छोटी छोटी बातें हो गया। अब गुस्सा होने के लिए चाहिए तो यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट देखो, वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, तो सी, अब सी है बहाती है। यानी एक बात बताओ, जितने सेंटेंस होते हैं ये लगभग आप देखोगे ना तो ये आदत को दिखाता है। और आदत कहां आता है? सिंपल प्रेजेंट में। जैसे कोई मान के चलो छोटी छोटी बातों पर रोने लगा, तो रोने लगा तो उसकी आदत है, ये हैबिट में आ चुका है, सिंपल प्रेजेंट आएगा। वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, तो सी सेड्स। अब सेड्स क्या है? V5, तो सी सेड्स टीयर्स। हो गया, बन गया अंग्रेजी। आगे बस जोड़ दो ओवर स्मॉल थिंग्स।
और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। अब गुस्सा पे शी गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, यानी यहां पर बस जोड़ना है ओवर स्मॉल थिंग्स, बस यहां पर वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है। अब चिढ़ जाता है तो ही गेट्स इरिटेटेड, चिढ़ जाना, ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर। तो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना, छोटी छोटी बातों पर फोन, वह छोटी छोटी बातों पर फोन कट कर देती है। कैसे बनाओगे? शी गेट्स हर फोन कट ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर। नेक्स्ट देखो, छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो। अब देखो एक बात बताओ, छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो, ये बताओ कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट का है, परफेक्ट का है, सिंपल प्रेजेंट है? तो सिंपल प्रेजेंट में डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। तो डोंट गेट ऑफेंडेड। अब गेट के बाद क्या आता है? V3। तो डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो, छोटी छोटी बातों पर गाली मत दिया करो, छोटी छोटी बातों पर गाली मत दिया करो। डोंट अब्यूज ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर। क्लियर है? मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। माई बॉस साउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पर, छोटी छोटी बातों पर। क्लियर? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? तो कल मिले फिर 3 बजे से। चलिए, थैंक यू वेरी